लेकिन मैं प्रोफेसर साहब एक चीज आपसे विद्यार्थी के नाते समझ रहा हूं, किसी भी देश का आज, अच्छा हम ये बता रहे हैं कि अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, मतलब यूएसए 30.5 पे $1 ट्रिलियन पे एक नंबर, चाइना 19.231 पे 2 नंबर, जर्मनी 4.744 पे 3 नंबर, भारत 4.187, जापान 4.186, मतलब हमने थर्ड डेसिमल प्लेस में उनको पछाड़ दिया और हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। खैर ठीक है, उसका हालांकि वो मैं भी, प्रोफेसर साहब जरा ये भी बता दीजिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि वो डॉलर के घटने बढ़ने से और येन के घटने बढ़ने से ये हुआ है, ये कोई पीपीपी, मतलब खैर मैं उस डिटेल में नहीं, लेकिन मोटे तौर पे भारत चौथे नंबर पे अपने को क्लेम कर रहा है। मेरा सिर्फ समझना ये है और जानना ये है कि जब आर्थिक शक्ति आप बनते हैं तो उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली होती है आपकी रक्षा से, आपकी डिफेंस से उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपकी कितनी बड़ी डिफेंस फोर्सेस हैं, आप जीडीपी का कितना खर्च करते हैं, आप टोटल कितना खर्च करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और रक्षा की आज की तारीख में डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी विदेश नीति से। ये सब चीजें हैंड इन हैंड चल रही हैं, मतलब आर्थिक, रक्षा और विदेश, ये नीतियां एक दूसरे से में बहुत ओवरलैपिंग कर रही हैं। ऐसे में जरा प्रोफेसर साहब पूरी ये जरा बताइए कि G7 में जो हम लोगों के साथ हो रहा है, टेस्ला नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो हम लोग सब जगह कह रहे हैं बहुत अच्छी वाह वाह है, लेकिन ग्राउंड पे तो बहुत बुरी हालत। इसको जरा एक बार आप मुझे टोटलिटी में जरा समझा दीजिए कि ये क्यों हुआ और मस्त साहब ने एकदम से मना क्यों कर दिया। प्रोफेसर साहब जी धन्यवाद, नमस्कार आप सारे श्रोताओं को और हमारे सारे पैनलिस्ट को। तो पहली बात तो थोड़ा सा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पे बात कर लें और फिर हम सीधे टेस्ला पे उतर आएंगे। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने नहीं है, वो तो IMF ने साफ कर दिया था 3-4 दिन पहले। उन्होंने यही कह दिया था कि भाई देखिए आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में, हमने तो प्रोजेक्ट किया है और ये आंकड़े अगर सही होते हैं तो वो दिसंबर 2025 में ये बात सच होगी कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर उस रफ्तार से बढ़ती रही जिस रफ्तार से बढ़ती रही है तो आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दिसंबर 25 में हो जाएंगे। तो आज तो हम जून 25 में ही हैं, तो फिर वो तो हुआ ही नहीं। पहली बात तो उसे तो मारिए गोली, बिल्कुल उसको खारिज कर दिया है IMF ने ही। जब आप IMF के ही प्रोजेक्टेड आंकड़े आप बता रहे थे, अब वो इतनी जल्दबाजी में है अपनी पीठ ठोकने के लिए। तो इससे पहले वो समझते ही नहीं कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च के अंत में खत्म होता है, उनका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में होता है। अच्छा, अब दूसरी इससे जुड़ी हुई बात, इसकी महत्ता आपने इस फोर्थ एक दिन हो जाएंगे, चलिए अगले इसी साल ही हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। देखिए महत्ता, और फिर मैं उस टेस्ला के मुद्दे पे आ जाऊँ। महत्ता को लेकर के हमें ये ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा हमारे शायद देशवासियों की भी है, मेरी तो कोई खास है नहीं इस विषय में, मगर एक सरकार की जरूर है कि हम एक महाशक्ति बन जाए। अरे भाई, महाशक्ति आप उस दिन बने जब आप दुनिया के सबसे गरीब देशों में से गिने न जाना शुरू किए जाए। तो अभी तो आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। अगर आपके देश में गरीबों की संख्या लगभग उतनी है जितनी शायद पूरे यूरोप के देशों की जनसंख्या होगी, तो आप किस मुंह से इस बात की चर्चा करते हैं कि हम फलाना हो गए और धिमाका हो गए। किसी देश की जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो इस पर निर्भर करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी मजबूत है, आपके यहाँ कितनी गरीबी है। दूसरी बात इस पे निर्भर करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, उसका प्रबंधन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में आप अव्वल दर्जे की महाशक्ति माने जाते हैं कि नहीं। जो चीन आज की तारीख में माना जाता है, वो अपने को आज भी विकासशील देश ही कहता है,
वो आज भी अपर मिडिल इनकम कंट्री है, हाई इनकम कंट्री नहीं बना है, इसके बावजूद जो उसकी सफलताएं हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, केवल अर्थव्यवस्था और गरीबी कम करने की सफलताओं पर नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो टेक्नोलॉजिकल उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट्स हैं, उसके तो हम इर्द गिर्द भी नहीं है। और तीसरी चीज होती है मिलिट्री पावर, और मिलिट्री पावर सच पूछिए, ये इन दोनों पहली जो दो बातें मैंने कही उन पर निर्भर करती है कि आपकी इकोनॉमिक मसल कितनी है और टेक्नोलॉजिकल पावर अब आज की तारीख में कितनी है। क्योंकि आपने देख लिया ये हाल की लड़ाई में ही भारत पाकिस्तान वाली, कि टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारे रफाइल पे हावी हो गई। उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, मगर मैं आपको बस इस संदर्भ में बता रहा हूं कि वो कि अगर वो उनका रेडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम और मिसाइल्स प्लस उनका चेंगडू J-10 फाइटर जेट मिल करके उन्होंने हमारे एक दो रफाइल को गिरा दिया, तो हमको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास रफाइल की सोर्स कोड ही नहीं है। क्योंकि आप रफाइल खरीद लाए क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, और आपने ये भी नकार दिया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला के आधार पे उसका निर्माण यहाँ करेंगे, उसका उत्पादन हम यहाँ करने वाले थे, 132 का उत्पादन हम यहाँ करने वाले थे, मगर उसको आपने नकार दिया। आपने बढ़े चढ़े दाम पे चेंगडू एयरलाइंस, सॉरी चेंगडू कंपनी का जो J-10 पाकिस्तान चला रहा था, जिसने हमारे रफाइल को गिराया है या मिसाइल ने गिराया है, उसके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, रफाइल के शेयर प्राइसेस घट गए जिस दिन रफाइल गिराएगा। और वो उनका अपना स्वनिर्मित, स्व डिजाइन, अपने द्वारा डिजाइन किया हुआ हवाई जहाज है भाई, और वो उनका सबसे अव्वल दर्जे का फाइटर प्लेन भी नहीं है। उसके आगे वो J-20 बना चुके हैं, J-30 का प्रोटोटाइप बना चुके हैं, स्टेल्थ फाइटर है। सो मतलब कोई हम आस पास इर्द गिर्द भी नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का असर सिविलियन यूसेज के लिए भी होता है और मिलिट्री यूसेज के लिए भी होता है, ये आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है। अब हम सीधे टेस्ला पे आ जाते हैं। जी, आपने जो पूछा, पहली चीज तो आपने बहुत ही मजेदार बात बताई कि पिताजी जा रहे हैं इलॉन मस्क के, जी हैं? नहीं, अब वो एलोन मस्क हैं, जा रहे हैं 4 जून को। अब प्राण प्रतिष्ठा 3 जून से शुरू हुई है, 11 जून तक चलेगी। तो इस समय अगर जा रहे हैं तो यही माना जाएगा ना कि भाई बड़े आदमी हैं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अगर एलन मस्क वहां से गुस्सा हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वहां जाके। वो बहुत ही रोचक बात आपने जी हमारे जी श्रोताओं को हमको बताई। एनीवे, मोटी बात यह है, देखिए टेस्ला का कभी इरादा नहीं था यहाँ मैन्युफैक्चर करने का। देखिए बात सीधी सी ये है, 2-3 बातें याद दिला दूं आपको। इलॉन मस्क महाशय, आपको याद है बड़ी चर्चा थी 2-2.5 साल पहले कि भारत आ रहे, और एन मौके पे भारत आने के बजाय वो चीन चले गए। अब भारत आए नहीं, चीन चले गए। अच्छा, चीन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सालों से है। चीन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इलाके में बहुत ही मजबूत देश है, और BYD जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है चाइनीज का, वो दुनिया का सबसे बड़ा और अव्वल दर्जे का मैन्युफैक्चरर माना जाता है। हमने ईवी बनाने में सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी कुछ हद तक हमने यहाँ डेवलप की है, रिसर्च भी हुई है, और टाटा और महिंद्रा दोनों को इस बात के नंबर दिए जाने चाहिए कि वो R&D कर रहे हैं, जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं करती है। तो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि भारत में बैटरी का मटेरियल और बैटरी तो आयातित हो रही है, मगर कम से कम रिसर्च हो रही है, ईवीज बिक रही हैं, ईवीज का दाम भी ठीक ठाक है। ये भी संभावना है कि टाटा
बड़ी जल्दी एक $5,000 यानी कि समझ लीजिए करीब 4-4.5 लाख रुपए में एक ईवी निकालने की चर्चा मैंने अंतरराष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पे देखी थी। भारत में मैंने इसकी चर्चा नहीं सुनी है, मगर मोटी बात यह है कि टेस्ला इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है कि वो उसकी मर्सिडीज इत्यादि की गाड़ियों के बराबर की है। तो भाई कोई क्यों खरीदेगा? ऐसा तो है नहीं कि वॉल्वो और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू इत्यादि ये जो हाई एंड लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे देश में ईवीज नहीं बना रहे हैं या ईवीज को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आयातित ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बना रहे होंगे। तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना समृद्ध देश नहीं, पहली बात, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में हम 1/4 स्तर पे हैं चीन के। तो कहाँ चीन और कहाँ भारत का मार्केट साइज है? अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है कि वो यहाँ पर उत्पादन नहीं करेंगे टेस्ला का, केवल आयातित करेंगे अपनी अमेरिका या जहां भी बनती हैं गाड़ियां उनकी वहां से, तो हमें ताज्जुब क्यों होना चाहिए? इसका सिर्फ इतना ही महत्व है और टेस्ला पे हमको बहुत भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्थिति यह है आनंद भाई कि जो नाता था प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क का, वो भी तितर बितर हो गया है।